नमस्कार दोस्तों। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज आई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टीडीएस का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। टीडीएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टीडीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, आपको ही पता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखोगे ना, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक ही पेपर में ओनली टीडीएस से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीडीएस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से पूरा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। और स्टिल मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये जो क्लास है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई उसके लिए क्लास है। और टीडीएस की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरी देखें। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा टीडीएस का जो आपसे ना हो। क्योंकि टीडीएस के क्वेश्चन आपके बहुत आसान तरीके से पूछ रहा है। बस आपसे क्या पूछ रहा है कि आप सेक्शन बता दीजिए, सेक्शन के बाद आप लिमिट बता दीजिए। ठीक है, लिमिट क्या रहेगी या फिर जैसे 194 सेक्शन आपको दे देगा। अब 194 सेक्शन में क्या कौन सी चीज कवर होती है ये पूछेगा। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा। तो इतना इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली पीडीएफ तैयार कर दिया है। ठीक है, आप इजीली आप इससे पढ़ पाएंगे। इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट बस इसमें क्या है, सेक्शन दिया है, रीजन दिया है, लिमिट है यहाँ पे और ये रेट है। बस आपको ये पूरी याद कर लेंगे, बस हो गया आपका सारे आपके जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व होने लग जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैं पहले आपको एक कोई कर लेते हैं एक, फिर देखते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको ये बताया कि आपका पेमेंट ऑन रेंट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन देता है 194 आई। ये 194 आई है, ये आपका सेक्शन है। अब इसमें क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट ऑन यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे क्या लिमिट होती है, क्या टीडीएस रेट है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको ये भी पता नहीं होगा टीडीएस होता है क्या है। नो इशू, मैं आपको बता देता हूँ टीडीएस होता क्या है। ठीक है, टीडीएस एक बार करने के बाद बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। और उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखना स्टार्टिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम क्वेश्चन देख लेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। क्योंकि अगर आप खाली टीडीएस पढ़ने बैठेंगे ना, तो टीडीएस पढ़ने के लिए ना काफ़ी टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए। टीडीएस कोई छोटा टॉपिक नहीं है, टीडीएस बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपका सीए या सीएमए में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका बस असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर के जो टीडीएस के सारे क्वेश्चन है वो एटलीस्ट आप सॉल्व जरूर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये भी आया है, व्हाट इज अ मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल ऑन विच नो टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड in respect of premature withdrawal on EPF अंडर सेक्शन 192A। 192A में आया है, इसकी लिमिट 50,000 होती है। ठीक है, अभी सारी चीजें पढ़ते हैं। पहले मैं आपको टीडीएस बता देता हूँ, टीडीएस होता क्या है यहीं पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, टीडीएस बेसिकली होता क्या है। टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये सबको पता होगी। पर इसका मीनिंग नहीं पता होगा, ये होता क्या है, कैसे डिडक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, ये एक सेपरेट पेज हमने ले लिया। टीडीएस यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, टीडीएस अब होता क्या है। टीडीएस क्या है, सपोज आपका एक बैंक है। बैंक में आपने कुछ पैसा जमा कराया हुआ है। आप मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए जमा कराया है। ठीक है, 5 लाख रुपए आपने जमा कराया। अब बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट देता है। इतना देता नहीं है, बस मानना है आपको कि 10% देता है। देता हो तो 1-2% ही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मान लेते हैं 10% देता है, वो भी एनुअल। ठीक है, ये एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो एनुअल इंटरेस्ट है, एनम लिख देते हैं। ठीक है, ये एनुअल इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 क्या है आपका, ये आपकी इनकम होगी। ये इंटरेस्ट भी तो एक तरह से इनकम ही होते हैं। इंटरेस्ट पे की इंटरेस्ट जो अर्न होता है किसी के लिए वो इनकम ही होती है। ठीक है, तो ये भी आपकी इनकम होगी। ठीक है, सपोज आपने ऐसे काफ़ी सारे बैंकों से करा होगा, ये तो एक बैंक है। ऐसे अगर आपने 5 बैंकों से पे भी 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट किया होगा ना, तो साल का आप ये मान के चलिए। तो इसे मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो आपका क्या है, कितना अमाउंट, 2.5 लाख रुपए तो आप साल का इनकम ही जनरेट कर लेते हैं इससे। है ना फायदा। तो यही है, अब गवर्नमेंट को क्या है, आपको अब इनकम तो आप जनरेट कर रहे हैं तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा।
तो अब आपने क्या है, सपोज आपने ये 2.5 लाख हटा देते हैं, आपकी 50,000 रुपये इनकम जनरेट हुई। ठीक है, 50,000 रुपये टैक्स होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 50,000 रुपये टैक्स पे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 50,000 रुपये आपको क्या है 10% का टैक्स पे करना है। ठीक है, तो आपका टैक्स कितना होगा 50,000 पे, ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपये आपको टैक्स पे करके 45,000 रुपये आपके बचने चाहिए। ठीक है, पर क्या है, आप चालू हैं, आप बहुत ज़्यादा चालू हैं, आपने गवर्नमेंट से कहा मेरे को जो इंटरेस्ट मिला है ना बैंक से वो 50,000 मिला ही नहीं है। आपने ITR फाइल करते टाइम अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाया 30,000 रुपये। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो 30,000 है, 30,000 का 10% आपका 3,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो 30,000 रुपये के 3,000 रुपये आपका क्या है 10% के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आपका कितने का फायदा हो गया, आपका ये 2,000 रुपये बच गया ना। तो ये जो 2,000 रुपये आपने टैक्स बचा लिया इसे बोलते हैं टैक्स की चोरी। क्या कर लिया आपने, टैक्स की चोरी कर ली। ठीक है, ये तो गलत है, ये काफी ज्यादा गलत बात है ना। तो अब गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट आपसे भी ज्यादा चालाक है। आपने ये कराया, अब गवर्नमेंट का दिमाग देखिए। गवर्नमेंट ने TDS इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम एक TDS नाम की चीज ला देते हैं। TDS के अंदर क्या होता है, आपकी 5 लाख रुपए की इनकम है, 50,000 रुपये आपका क्या है, आपका ये इंटरेस्ट बनाया। तो इंटरेस्ट को आप जब आपको इंटरेस्ट जब आप लेने जाएंगे ना बैंक से, तो जब लेने जाएंगे आप, तब क्या इंटरेस्ट दे बैंक क्या करेगा, बैंक है ना एक TDS काटेगा आपका। TDS मतलब जो टैक्स है आपका, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे आपका टैक्स काट लिया जाएगा, उसी को TDS का नाम दिया जाता है। तो बैंक एक सोर्स है, बैंक में ही आपकी इनकम जनरेट हुई है, तो यहीं पे क्या है गवर्नमेंट ने इन्हें राइट दे दिया कि आप TDS काटिए। तो यहाँ पे क्या है 10% के अकॉर्डिंग आपको 5,000 रुपये TDS काटेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 45,000 रुपये आपको ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपको टोटल कितना अमाउंट मिल गया 45,000 रुपये, ये आप घर लेके जा सकते हैं अपने। ठीक है, ये आप घर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या है आपकी टैक्स की चोरी बच गई। बस आपको इसमें के साथ क्या है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, कि आपने इतना इतना TDS आपका कट चुका है, सो दैट आप जब ITR जब भी फाइल करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आप लगा देंगे। तो इससे क्या आपको दोबारा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी इस 50,000 के ऊपर। तो ठीक है, इस 50,000 के ऊपर आपको दोबारा टैक्स पे नहीं करना होगा। ठीक है, इससे क्या है ये जो बैंक ने TDS काटा ये किसे सबमिट करा दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट को सबमिट करा दिया जाएगा। इससे टैक्स की चोरी बच गई, है ना, क्या टैक्स की चोरी बच गई, गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आने लग गया। तो TDS क्या है हमारे लिए एक अच्छी बात ही है, गवर्नमेंट को इससे फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा है तो देश को फायदा है। ठीक है, तो होप आप TDS का मतलब समझ गए होंगे कि जहां पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे ही टैक्स काट लो, उसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS। ठीक है, तो अब काफ़ी जगह इनकम जनरेट होती है। अगर आप कहीं लॉटरी भी लगा रहे हैं ना, लॉटरी, तो लॉटरी पे भी अगर आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी लगती है, तो ये जो 10 लाख की लॉटरी लगी है तो ये आपके लिए इनकम ही है बेसिकली। ये इनकम 10 लाख की जो इनकम हुई है इस पे भी आपका TDS कट के ही आपको मिलती है। मतलब जहाँ जो लॉटरी का पैसा आपको देंगे ना वो पहले आपका TDS काट लेंगे, उसके बाद पैसा देंगे आपको। ठीक है, तो अब आप हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी पेमेंट करते टाइम हमें कितना कितना TDS काटना है, लिमिट क्या रहेगी। कई बार क्या होता है कि आप सपोज EPF है, आप EPF आपने निकाला ना, सॉरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपने निकाला, अगर 50,000 रुपये तक निकाल रहे हैं तो कोई TDS नहीं कटेगा। ठीक है, 50,000 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाता है ना तो आपको TDS पे करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं फिर आप करते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, तो TDS पढ़ने से पहले हम स्लैब रेट्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि स्लैब रेट से रिलेटेड भी एक चीज़ आपके पूछी जाएगी आपके पेपर में। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो अच्छी बात है कि हम स्लैब रेट पढ़ लें इसी क्लास में ही। स्लैब रेट ये इंडिविजुअल के लिए, मतलब जो आज 60 साल से बिलो हैं, 60 साल से कम है, तो उनके लिए क्या है 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट रहेगी इनकम। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7,50,000 तक 7.5 लाख तक 10% टैक्स लगेगा आपका, और 7.5 लाख से 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है
तो 15% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो 20% टैक्स लगेगा, और 12.5 से 15 लाख तक इनकम है तो 25%, और 15 लाख से अगर आपकी इनकम क्रॉस हो रही है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं ये सीनियर सिटीजन का, मतलब आपकी अगर एज 60 से प्लस है, जिनकी एज 60 से तो ज़्यादा है बट 80 से कम है, तो 80 से कम है उनके लिए 60 से 80 के बीच वाली एज लिमिट के लिए ये है 3 लाख तक आपका एग्जाम्प्ट रहेगी इनकम। 3 से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 5% टीडीएस है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में क्या है, 20% का टीडीएस है। और 10 लाख से अबव है तो आपका 30% का टीडीएस कटेगा। सॉरी, टीडीएस नहीं, इसे टैक्स ही बोलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और टीडीएस भी एक टैक्स ही होता है। अब सुपर सीनियर सिटीजन मतलब आप 80 से ही पार हैं, 80 की उम्र से ज्यादा के व्यक्ति के लिए 5 लाख तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट रहेगी। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से अबव के लिए क्या है, 30% की इनकम है। ठीक है, 30% टैक्स लगेगा, सॉरी। ठीक है, 30% का टैक्स लगेगा। ये आपकी स्लैब रेट है, होप आपने डिस्कस कर ली, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। ठीक है, तो आपकी कोई फार्म है, ठीक है, आपकी अब कोई बड़ी फार्म है, तो अब फार्म में काफ़ी सारे आपके एम्प्लॉय भी होंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय को क्या आप सैलरी पे करेंगे, तो जब आप एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे तब भी तो आप टीडीएस काटेंगे ना। तो उस टाइम टीडीएस का रेट क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट ही रहेगा वो, तो जैसी जिसकी इनकम वैसा आपको टैक्स काटना होगा, उसका टीडीएस काटना होगा। ठीक है, ये तो चलो समझ आ गया। तो वन सेक्शन 192 क्या होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी से रिलेटेड होता है। अब 192 ए क्या होता है, ये ईपीएफ से होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना, जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं, मतलब कंपनी जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं तो उनका एक पीएफ कटता है जिसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो पीएफ क्या है, एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है हर महीने का कट कट के। तो जब आप निकालने जाते हैं, अगर आपका पीएफ 50,000 तक है, तब तो आपका कोई 50,000 तक का पीएफ है और 50,000 रुपये आप निकाल रहे हैं, तब तो तब तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 50,000 से थोड़ा भी ज़्यादा है तो आपको 10% टीडीएस कटवाना होगा। ठीक है, 10% टीडीएस कटने के बाद ही आपको मिलेगा। इसमें भी होता है कि 15H एक फॉर्म होता है, अगर 15H आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटता है, 10% ये वाला टीडीएस भी नहीं कटेगा। ये आपको फॉर्म सबमिट करना होता है अपने एम्प्लॉयर के पास जाके, तब ऐसा होता है, या फिर जब आप पीएफ निकालेंगे उस टाइम पे आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, और इस केस में क्या आपको पैन कार्ड भी सबमिट करना होता है, अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करेंगे तो आपका टीडीएस कितना, 20% कटेगा। ठीक है, तो अब लेते हैं 193 सेक्शन 193 क्या कहता है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अब ये क्या है, सपोज अब हमारी एक कंपनी है। अब कंपनी में क्या है, कंपनी में कुछ बॉन्ड्स होते हैं, तो कुछ लोगों ने हमारे बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं। अब बॉन्ड्स के ऊपर क्या है, हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। अब सपोज जब हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उन्हें, वो उनकी सिक्योरिटी है, अब उस सिक्योरिटी के ऊपर जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर किसी ने हमारे ऊपर पैसा लगाया, अब उस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो अगर 10,000 तक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कोई टीडीएस नहीं काटना। अगर 10,000 से थोड़ा भी ज़्यादा अगर हम इंटरेस्ट देते ना, तो पहले उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटो 10%, फिर उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उन्हें देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन सिक्योरिटी 193 सेक्शन है, 10,000 रुपीज़ की लिमिट है, और टीडीएस कितना कटेगा, 10% कटता है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डिवेंचर, ये ओनली डिवेंचर के लिए है। तो अगर डिवेंचर्स की आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि आप क्या है, पेयर है, पे करने वाले। पे ही नहीं मतलब पैसा रिसीवर नहीं है, आप पैसे को पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आप डिविडेंड की जब पेमेंट करेंगे, डिविडेंड के इंटरेस्ट की, डिविडेंड की नहीं, डिविडेंड पे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे अगर 5,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है, अगर एक इंटरेस्ट 5,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो 10% का टीडीएस 101% कटेगा। सेम शेयर होल्डर के केस में, अगर शेयर होल्डर को हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, 5,000 तक का डिविडेंड है, नो टीडीएस। 5,000 से ज़्यादा है तो 10% का टीडीएस वहाँ भी होगा डिडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब सेम वही आ गया जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, कुछ पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया होता है, पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट किया होता है, तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो जब हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो, तो क्या है, अगर
इन केस टीडीएस पेयर इज बैंक, अगर बैंक है टीडीएस पेयर या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती है, अगर 10,000 तक क्या है वो पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट की, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 से ज्यादा पे कर रही है तो 10,000 का टीडीएस कट, सॉरी 10% टीडीएस कटने के बाद पेमेंट मिलेगी हमें। ओनली इंटरेस्ट पे बात हो रही है, पूरे अमाउंट पे नहीं, जो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सपोज मैंने बताया था ना 5 लाख रुपए जमा है, उससे 50,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10% के अकॉर्डिंग, तो 50,000 पे टीडीएस कटेगा, तो उस पर क्या है 10% टीडीएस कटेगा। 10% टीडीएस कटने के बाद ही हमें क्या है पेमेंट रिसीव होगी। इसके बाद क्या है, ये है आपका, और कोई अदर जगह आपने पैसा जमा कराया है तो अगर 5,000 रुपए तक आपकी लिमिट है तो कोई टीडीएस नहीं, 5,000 से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10% टीडीएस कटने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है। अब इतना इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और भी मजा आएगा। अब वही प्राइज मनी फॉर क्रॉसवर्ड, पजल, लॉटरी एक्सेट्रा, भाई आपको प्राइज मनी मिली है कहीं से, लॉटरी लग गई आपकी, लाखों की लॉटरी लग गई। ठीक है, अगर आपकी 10,000 तक की लॉटरी लग रही है तो भाई आपको कुछ पे नहीं करना, आराम से आप बैठे रहो। पर जहां आपकी, ठीक है, पे वैसे आपको नहीं करना होता है, अगर 10,000 तक की लॉटरी लगी है तो पूरा पैसा मिलेगा। और जहां आपकी 10,000 से ज्यादा लगी है, सपोज आपकी 1 लाख की लॉटरी लग गई, तो 1 लाख पूरा वापस नहीं मिलेगा आपको। 1 लाख में से 30% तो क्या है आपका टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटने के बाद ही मिलेगा। अब एक एग्जांपल ये मैं बताता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति सबने देखा है, केबीसी जो आता है ना उसमें प्राइज मनी होती है 5 लाख रुपए, अब तो 7 लाख कर दी, 5 करोड़। ठीक है, अब तो 7 करोड़ हो गई है, तो हम 5 करोड़ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो जो 5 करोड़ जो आपकी प्राइज मनी थी, तो जीतने वाले को क्या लगता है पूरे 5 करोड़ मिल जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे पहले 30% का टीडीएस कटेगा, 30% का टीडीएस कटने के बाद आपको मिलेगा। 30% का टीडीएस आप समझ रहे कितना ज्यादा हो जाता होगा? ठीक है, मतलब 1.5 करोड़, मतलब 1,50,00,000 इतना टीडीएस कटने के बाद आपको मिलेगा। मतलब नेट अमाउंट कितना है, 3.5 करोड़ करोड़ रुपए ही पेमेंट मिलती थी जो भी जीतता था। ठीक है, तो ये भी आपको होप समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल भी अच्छा मिल गया हमारे लिए केबीसी का। और सेम यही है कि कोई जैकपॉट या हॉर्स रेस वगैरह में आप जीत जाते हैं, 10,000 तक की आपकी लिमिट है, 10,000 तक आप जीतिए, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 से ज़्यादा जीत रहे तो 30% टीडीएस कटने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। पेमेंट मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब मैं आपको ये इसका केस बताता हूँ। इसमें क्या होता है, अब क्या है, आप कुछ चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, अब आपकी बिल्डिंग का पेंट कराना है तो आपने भाई किसी पेंटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया है कि आपको पूरी बिल्डिंग का आप पेंट कर दीजिए। ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग का पेंट कर दीजिए, हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे। तो जो 50,000 रुपये आप देंगे ना उसे, कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि अगर सिंगल पेमेंट कर रहे हैं आप 50,000 रुपये की, तो उसमें क्या है आपको 1%, 1% क्या है आपको टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करनी है उनको। तो इसमें क्या है 1% का टीडीएस काटने के बाद उन्हें पेमेंट करेंगे। पर अगर कुछ चीजें ऐसी होती कि हमें एनुअली पेमेंट करनी होती है, सपोज आप क्या है किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप सोचिए क्लीनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक फार्म मीन्स क्लीनिंग सोसाइटी है, मतलब क्लीनिंग का किसी का बिजनेस मान लेते हैं, कोई XYZ है उसका क्लीनिंग का बिजनेस है। तो हमने क्या है उसे हमारे ऑफिस में रखा हुआ है कि उनके 2 वर्कर आएंगे, हमारा पूरा का पूरा एरिया क्लीन करके चले जाएंगे। अब उनकी पेमेंट करते हैं हम 1 साल में एक बार। अब साल में एक बार कर रहे हैं, अगर पूरे साल में एक बार कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा की पेमेंट है, कितने की, 1 लाख से ज्यादा की पेमेंट है, तो आपका टीडीएस कटेगा। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1%, अगर कोई अदर है जैसे कंपनी है तो 2%, जैसे अभी हमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो क्या है इस पे 2% का टीडीएस कटेगा। पर अगर आपकी पेमेंट 1 लाख से कम है ना तो आप एग्जेम्प्ट है, आपको कोई पेमेंट नहीं कटेगी, आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट है। एक बार पेमेंट करते हैं तो 30,000 है, अगर एनुअली पेमेंट है तो 1 लाख तक टीडीएस नहीं कटता है। अब इसके बाद देखते हैं कमीशन मेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू इट्स एजेंट। अब ये इसमें क्या होता है, अब कुछ इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी के पास है ना उन्होंने एजेंट हायर करे होते हैं।
अब एजेंट का क्या काम होता है कि वो इंश्योरेंस को सेल करे। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये तीन क्या है, एजेंट है। अब इनका काम क्या है कि इंश्योरेंस को सेल करें, बाहर मार्केट पे जाए, फील्ड वर्क भी करते हैं। आपको भी किसी ना किसी ने कहा होगा कि इंश्योरेंस अपना करा लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, वैसे कराना भी चाहिए। तो सपोज ए बी सी, ये तीन इंश्योरेंस एजेंट है। अब जितना ये सेल करते हैं ना, तो इन्हें क्या है, कमीशन मिलता है। सपोज इन्होंने क्या है, 5 लाख का इंश्योरेंस सेल कर दिया, तो 5 लाख पे इसे 5% का कमीशन मिल जाता है, कि भाई 2,500 रुपये इन्हें कमीशन मिल जाएगा। तो यही बता रहा है कि अगर आपका कमीशन जो है, जो हम एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, अगर 15,000 तक कमीशन दे रहे हैं, तो उस पे टीडीएस बिना काटे कमीशन दे दो। और 15,000 से ज्यादा कमीशन पे कर रहे हैं ना, तो पहले तो 5% का टीडीएस काटो, फिर उसके बाद उनको पेमेंट करो। ठीक है, तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक और चीज है, अगर आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी कराई हुई है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, लिमिटेड है, इसकी कोई पॉलिसी ली हुई है। ठीक है, सपोज आपने 10 साल की पॉलिसी ली थी, आपका अमाउंट था 2 लाख रुपए। तो आपको जब मेच्योर होगा ना 2 लाख रुपए की पॉलिसी, तो जब 2 लाख रुपए लेने जाएंगे, पूरा 2 लाख नहीं मिल जाएगा आपको। आपको 2 लाख में से पहले तो 5% का टीडीएस कटेगा। ठीक है, 5% का टीडीएस कटने के बाद मिलेगा। हाँ, बट अगर आपकी जो मेच्योरिटी के टाइम पे जो अमाउंट आपका टोटल 90,000 ही है, तो इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा 90,000 मिल जाएगा। क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, 1 लाख तक मेच्योरिटी अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं कट, मतलब टीडीएस नहीं कटता है। 1 लाख से ज़्यादा होती है तो 5% का टीडीएस कटता है। ठीक है, होप ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद ये है पेमेंट ऑफ नेशनल सेविंग सिक्योरिटी स्कीम। नेशनल सेविंग सिक्योरिटी स्कीम के बारे में मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ। नेशनल सेविंग सिक्योरिटी स्कीम के बाद इसमें क्या होता है, अगर आपकी इसमें मिनिमम एज चाहिए होती है 10 साल, 10 साल से के बाद क्या है, आप कोई ये एफडी की तरह मान लीजिए कि आप क्या है 5 साल के लिए कोई अमाउंट डाल सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए। ठीक है, जब आप फिक्स डिपॉजिट के लिए 5 साल तक के लिए अमाउंट डालेंगे, तो 5 साल बाद आपको रिटर्न हो जाएगा, उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है आपको। तो वही बोला है, जब आपको अमाउंट की वो पेमेंट करेंगे ना, नेशनल सेविंग सिक्योर मतलब स्कीम डिपॉजिट के अंदर जब आपको अमाउंट की पेमेंट करेंगे, तो अगर टोटल अमाउंट की पेमेंट 2500 है, मतलब 2,500 है, 2,500, तो तब तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। पर अगर आपकी 2500 से ज़्यादा की पेमेंट आपको आप रिसीव कर रहे हैं, सपोज आप 10,000, 20,000, 3 लाख, 4 लाख की कर रहे हैं, तो उसमें तो पहले तो 10% का आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस डिडक्ट होने के बाद आपको जो पैसा बचेगा, वो आपको मिल जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई। यूटीआई क्या होता है, यूटीआई बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो आपका पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं, उन्हें यूटीआई बोलते हैं, यूटीआई इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या है, मेच्योरिटी फंड है, कंपनी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, मेच्योरिटी फंड खरीद लेती है। अब हमसे क्या है, रीपर्चेज करते हैं कि भाई इतने का आप मेच्योरिटी फंड हमें परचेज करके दोगे, जो भी इंटरेस्ट आएगा या फिर जो भी फिक्स अमाउंट होगा, ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यही है, अगर आप रीपर्चेज परचेज कर रहे हैं मेच्योरिटी फंड, ठीक है, तो रीपर्चेज करते टाइम क्या है, आपको 20% का टीडीएस काटना होगा, मतलब टीडीएस डिडक्ट होगा इसमें। और इसमें बुरी बात यह है या अच्छी बात आप मान लीजिए कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, आपकी लिमिट नहीं होती, जितने का भी आप परचेज करेंगे टीडीएस कितना डिडक्ट होगा ही होगा। जैसे आप 2 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं, तो 2 लाख में से क्या है 20% टीडीएस काट के बाकी की आप पेमेंट उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि सपोज आप उन्होंने बोला कि आपको 2 लाख रुपए जमा कराने टीडीएस हटाने के बाद, तो पहले तो आपको 2 लाख में और ऐड करने होंगे, तब जाके आपका 20% टीडीएस कटेगा, फिर उसके जब बाद उनको आपको पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पेमेंट ऑन कमीशन और सेल ऑफ लॉटरी टिकट। अब मान लीजिए किसी को हमने बोला कि भाई ये लॉटरी की टिकट है, ये बेच के आ जा, इस पे आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, वो बंदा बेच के आ गया। अगर वो बेच के आता है, तो 15,000 तक अगर हम उसे कमीशन दे रहे हैं, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 15,000 से ज़्यादा की हम उसे कमीशन दे रहे हैं, तो 5% क्या है, टीडीएस काटने के बाद उसे पेमेंट होगी। ठीक है, 5% टीडीएस काटेंगे, फिर जितना भी कमीशन उसका बचेगा उन्हें दे देंगे। ठीक है, सेम एज जैसे एजेंट का कमीशन काटते थे ना, इंश्योरेंस एजेंट का, उसकी तरह ही है ये लगभग। अब इसके बाद देखते हैं
पेमेंट ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, अब सेम यही आ गया कि अगर कोई हम पेमेंट कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं या ब्रोकरेज फी वगैरह दे रहे हैं तो 15,000 तक अगर दे रहे हैं तो पूरी की पूरी दे देंगे। 15,000 से थोड़ी भी ज़्यादा दे रहे हैं तो 5% का पहले तो हम टीडीएस काटेंगे। ठीक है, 5% का टीडीएस काटेंगे, उसके बाद देंगे। और सबको पता है टीडीएस बाद में गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाता है। अब इसके बाद ये क्या है, पेमेंट ऑन रेंट फॉर यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सर। भाई आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर यूज किया है, ठीक है, तो आप क्या है लैंड की उसकी पेमेंट कर रहे हैं रेंट की। अगर रेंट आपका 2,40,000 है, 2,40,000 है, तब तो आपको पूरा का पूरा पे कर देना है। अगर इससे ज्यादा अगर आप उसे पे कर रहे हैं तो पहले तो आप टीडीएस काटेंगे इसमें से टीडीएस काट लेंगे। टीडीएस काटने के बाद मतलब 10% जो आप टीडीएस है, टीडीएस काटने के बाद पे जितनी पेमेंट है उन्हें कर देंगे जिससे भी आपने जिसका भी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, जो लैंड वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर 2.5 लाख में 2,40,000 तक के आपकी लिमिट है, 2,40,000 तक का रेंट आप पे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं तो 10% टीडीएस आपको काटना होगा, फिर उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको पे कर देना है। इसके बाद सेम है रेंट ऑन यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी किसी की यूज कर रहे हैं तो आपको 2,40,000 तक है तो आपको पूरा का पूरा पेमेंट कर देना। अगर 2,40,000 से ज़्यादा की आप पेमेंट कर रहे हैं तो 2% का क्या कटेगा, 2% का आपकी टीडीएस, 2% का टीडीएस काटने के बाद आपको पेमेंट करनी है। सेम, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें और हैं। अब ये प्रोसेस फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसे छोड़ के जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई आपकी प्लॉट है, अगर आप वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं तो अगर 50 लाख तक का है तो आपको कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अगर 50 लाख से ज़्यादा का अगर आप सेल कर रहे हैं ना तो उसमें 1% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही आपको पेमेंट रिसीव होगी। तो पहले 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा फिर आपको पेमेंट रिसीव होगी। तो उसमें लिमिट 50 लाख हो जाएगी और टीडीएस रेट कितना हो जाएगा, 1%। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा ही। और कोई भी इशू हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आंसर कर देंगे आपसे रिलेटेड। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, 194 आईबी सेक्शन है। और हाँ, ये सेक्शन याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपको सेक्शन याद नहीं होंगे ना, ये इसके बिना आपकी स्टडी अधूरी है। ये सेक्शन डायरेक्ट पूछने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थे तो ये वाला पढ़ रहे थे। इट्स मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन दैट इज इंडिविजुअली एचईएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, नॉट एलिजिबल फॉर ऑडिट टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम रेंट पेड ऑन रेजिडेंट। ओके, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या है। अगर आपने क्या है, आप इंडिविजुअल हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं रहने के लिए, तो जब रेजिडेंट हैं आप रेंट पे कर रहे हैं, अगर आप 50,000 तक रेंट पे कर रहे हैं तो आप आराम से पे कर दीजिए। ये खाली इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए होता है। अगर आपका रेंट 50,000 तक है, ठीक है, रेजिडेंट रेंट, तो नो इशू, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपका रेंट 50,000 से ज़्यादा है तो आप 5% पहले तो टीडीएस काटिए, फिर उसके बाद आपको रेंट पे करना है। ठीक है, तो 194 बी पे कितना लिमिट है, 50,000 आपकी लिमिट है, टीडीएस रेट है 5%। तो बेसिकली आपको बस यही याद करना होता है कि आपका सेक्शन क्या है, उस पर लिमिट कितनी है और रेट कितना परसेंट है। बस ये चीज़ें याद हो जाएंगे, देन आपके क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मिनट, ये पीडीएफ कहाँ चलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, इससे क्या है हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो अभी हमने पढ़ा अब डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं या फालतू में ऐसा पढ़े जा रहे हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 194 जे क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑन रॉयल्टी, ठीक है, प्रोफेशनल फी और टेक्निकल सर्विस। अब मैं रॉयल्टी बता देता हूँ। रॉयल्टी क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने कोई पेटेंट, किसी ने पेटेंट करा रखा है या फिर कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ है, उनका आप ट्रेडमार्क या पेटेंट यूज़ करते हैं तो उन्हें ना हमें एक फ़ी पे करनी होती है, उस फी का नाम होता है रॉयल्टी। तो अगर किसी को रॉयल्टी फी पे कर रहे हैं या किसी के हम प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं तो सर्विसेज चार्ज पे कर रहे हैं। तो अगर आप 30,000 तक पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस नहीं काटना है, और 30,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो 10% का आपको टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करनी है।
ठीक है। तो इसके बाद क्या है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम हो रही है शेयर से या म्यूचुअल फंड से तो 5,000 तक हो रही है देन फाइन, और 5,000 से ज़्यादा हो रही है तो 10% का टीडीएस कटेगा, देन आपको पेमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, पेमेंट ऑन कंपनसेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट गाइस। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर सपोज आप है ना, आप एक ये आपका घर है। ठीक है, इस घर के आगे है ना एक चौड़ा रोड बनना है। तो उस रोड बनने के कारण आपका ये जो घर है, ये गवर्नमेंट क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट द्वारा एक्विजिशन कर लिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट इसे जब्त कर लेती है या गवर्नमेंट की कोई बॉडी जब्त कर लेती है। तो उस केस में क्या है, आपको कुछ अमाउंट पे करती है गवर्नमेंट के, भाई आप ये इसके 2.5 लाख रुपए ले लो, क्योंकि आपका ये घर हमने ले लिया है। तो अगर 2.5 लाख रुपए तक आपको पेमेंट की जा रही है, तब तो पूरी की पूरी आपको पेमेंट मिल जाएगी। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है आपकी, उस पर आपको पेमेंट हो रही है, तो 10% आपको पहले वो 10% गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी। 10% टीडीएस काटने के बाद आपको पेमेंट होगी। सपोज आपको 5 लाख की पेमेंट होनी थी, 5 लाख में पहले तो क्या है, गवर्नमेंट 5 लाख पे 10% मतलब 50,000 रुपये टीडीएस काटेगी। 4,50,000 रुपये बचा, 4,50,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, मतलब मिल जाएंगे। तो ये होता है एक्विजिशन वाले केस में। ठीक है, 1 मिनट बस। अब ये क्या है, एनुअल कैश विड्रॉल फ्रॉम ऑल अकाउंट विद बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब ये क्या करा, अगर आप एक साल में 1 करोड़ रुपए विड्रॉल कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम। 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप विड्रॉल करते हैं ना, तो 2% का टीडीएस काटेगी गवर्नमेंट। टीडीएस पे करना होगा, या ये जो टीडीएस है बैंक द्वारा काटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक से ही तो आप करेंगे। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से ही ऑटो डिडक्ट कर लेता है। अब ये क्या है, पेमेंट मेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर टू सेलर टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इट्स ई कॉमर्स पोर्टल। बहुत इजी है ये वाला। अब फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, अमेजन का नाम सुना होगा, यही बस यही सारी चीज़ें आती हैं। अब क्या है, उनके क्या, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ये आपको एक मार्केट प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे क्या है, सेलर अपने गुड्स को लाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, बायर को पता हो तो यहाँ से बायर आता है, ये अपने गुड्स दिखाते हैं, बायर यहाँ से परचेज कर लेता है गुड्स। तो बायर जब परचेज करेगा, बायर सेलर को तो नहीं जानता, वो तो फ्लिपकार्ट को जानता है। ठीक है, तो क्या है, बायर किसे पेमेंट कर देगा, फ्लिपकार्ट को करता है। तो अगर आपकी जो, तो अब फ्लिपकार्ट सारा का सारा पैसा तो रख नहीं लेगा, उसमें से कुछ पैसा क्या है, सेलर को वापस कर देती है। ठीक है, अपना कमीशन काटने के बाद अगर सेलर को जो ये जो ई कॉमर्स पार्टी है, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी है आपका, ये कोई भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, बहुत सारे हैं। तो जो भी आपका फ्लिपकार्ट ऑपरेटर है, जो सेलर को अगर 5 लाख तक की पेमेंट कर रहा है, तो पूरी की पूरी पेमेंट कर देगा। और 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट कर रहा है ना, तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, तो ये तो क्या है, आपका 1% टीडीएस काटेंगे। टी 1% टीडीएस काटने के बाद आपको जो बची हुई पेमेंट है वो पूरी की पूरी कर देंगे। ठीक है, तो बस यही था। अब कुछ क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा हमने पढ़ा क्या है और क्या सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल इन नो टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग हॉर्स रेस अंडर द 194 बीबी। अब 194 क्या है, ये सेक्शन है। अब इसमें क्या है भाई, लिमिट क्या है, कब तक आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो हमें पता है जब तक 10,000 तक की आपकी लिमिट है, हमने पढ़ा था ना कि आप लॉटरी वगैरह करते हैं, लॉटरी वगैरह जीतते हैं, या फिर आपको हॉर्स रेस वगैरह में आप विनिंग प्राइज जीतते हैं, तो 10,000 रुपये तक जीतते हैं तो नो इशू। 10,000 रुपये तक आपके कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 10,000 से प्लस है तो 30% का टीडीएस कटता है। तो आपका सेक्शन ए है, लिमिट ए है, परसेंटेज ये रही। ठीक है, तो इसका आंसर भी 10,000 हो जाएगा लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 ऑन पेमेंट रेंट बाय इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ 50,000 और 50,000 की ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं पर मंथ अंडर द सेक्शन 194 IB इनकम टैक्स।
तो 194 आईबी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर 50,000 की ज़्यादा पेमेंट मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है ये रेजिडेंट रहने के लिए 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हैं तो कितना टीडीएस कटेगा? हमें पता है 5% का टीडीएस कटेगा। अभी हमने पढ़ा भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है, ये रहा ना, अभी आपको बताया था ना 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट है तो ये 5% आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, अब क्या है ये बता रहा है अगर आपने कोई लॉटरी वगैरह जीती है 194 बी सेक्शन के अंडर तो आपका टीडीएस परसेंटेज कितना रहेगा, कितना कटेगा? तो हमें पता है 30% टीडीएस कटता है लॉटरी वगैरह जीतने में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum limit available on which no TDS required to be deducted in respect of premature withdrawal of EPF? ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आप EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंडिंग फंड का जो आप पैसा निकालते हैं तो अगर आप 50,000 रुपए तक निकाल रहे हैं तो कोई आपका टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो आपका टीडीएस कटता है। ठीक है, हमने ये डिस्कस भी करा था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ये कहाँ पे डिस्कस किया था। ये हमने करा था, ठीक है। 10% कटता है, अगर पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो 20% कटता है आपका टीडीएस। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा होगा ये सब जो हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? What is the maximum amount of income on which there is no tax in respect of senior citizen for assessment year 18-19? ठीक है, अब कह रहा है सीनियर सिटीजन के लिए कितना कितने तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, क्या स्लैब रेट है? तो हमने कहा था 60+ जो भी होते सीनियर सिटीजन का नाम है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं बोला। तो सीनियर सिटीजन क्या हमारे 60+ वाले होंगे पर 80 से कम, तो उनके लिए क्या स्लैब रेट थी कि भाई 30 लाख तक अगर आप कमा मीन्स 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो हम आपसे क्या है कोई भी पैसा नहीं लेंगे टैक्स के तौर पे। ठीक है, तो 3 लाख क्या है इनकी एग्जाम्पशन रेट, एग्जाम्प्ट रेट है। तो 3 लाख तक कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख। ये दोबार बार क्या हो जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर इनकम टैक्स 1961 सैलरी इज टैक्सेबल ऑन, मैं आपको ये बताना भूल गया, जब आपकी सैलरी क्या होती है, डी होती है या रिसीव होती है। तो जब भी ड्यू होगी या रिसीव होगी, जो भी पहले होता है तभी आपका क्या है टैक्स ले लिया जाता है आपसे। ठीक है, सपोज आपकी सैलरी है दिसंबर के मंथ में मतलब मार्च के महीने में ड्यू होनी थी, ठीक है, पर आपने क्या है फैब के मंथ में ही ले ली, तो आपका टैक्स क्या है फैब के मंथ में ही काट लिया जाएगा, मार्च तक का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही है। तो टैक्सेबल कब होती है? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होता है उसी के बेस पे आपका जो टैक्स है काट लिया जाता है सैलरी से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल ऑन ब्रोकरेज एंड अंडर सेक्शन 194? ठीक है, ब्रोकरेज पे कितना टीडीएस करता है 194 सेक्शन के अकॉर्डिंग? हमने पढ़ा था 5%, जो भी कमीशन वगैरह होती है उस पर 5% का टीडीएस करता है, एजेंट की कमीशन जैसे हो गया उस पर भी 5% टीडीएस था। ठीक है, तो इसका आंसर 5% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? What is the rate of TDS applicable on payment of legal and professional charge under section 194J of Income Tax Act 196? ठीक है, अभी क्या कह रहा है जो लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस थे अभी हमने पढ़ा था रॉयल्टी वगैरह होती है, तो उसमें कितना परसेंट का टीडीएस होता है? हमें पता है 10% का टीडीएस होता है। सेक्शन क्या होता है इसका? सेक्शन जो होता है 194J होता है। ठीक है, अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो ये 194J के अंदर आया था रॉयल्टी प्रोफेशनल चार्ज टेक्निकल सर्विसेज वगैरह। लिमिट कितनी है? 30,000 है, 10% टीडीएस है इसका, टीडीएस रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में कितना टीडीएस एप्लीकेबल होता है? हमें पता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्या है, उस पर 10% का टीडीएस एप्लीकेबल होता है, मतलब 10% का टीडीएस उस पर कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम, इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख? ठीक है, तो कह रहा है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम है तो इसमें कितना परसेंट का
टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट। तो हमें पता है 5% का टैक्स लगेगा। अगर कुछ नहीं बोला है ना गाइस, कि मतलब ये नहीं बोला सीनियर सिटीजन है सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आप नॉर्मल इंडिविजुअल को मान के चलिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ही आपको बताना। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना लगता है स्लैब, ये 5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस अंडर सेक्शन 194J। जस्ट अभी हमने पढ़ा है 10% चार्जेस होता है। ठीक है, आप इसके बाद पढ़ते हैं। अब से वही आ गया, लॉटरी विनिंग पे कितना परसेंट का आपको टीडीएस लगता है, 30% का टीडीएस लगता है। ठीक है, और इसका लिमिट क्या होती है, लिमिट 10,000 होती है। ठीक है, और इसका सेक्शन क्या है, 194B है। तो सेक्शन याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी एक हमने कॉन्ट्रैक्टर वाला भी पढ़ा था, तो देखिए क्वेश्चन भी पूछ ले, विच सेक्शन गवर्न द टीडीएस पेमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। तो भी जो कॉन्ट्रैक्टर वाला किस में पड़ा था, कौन से सेक्शन में था, 194C में था। और इसमें भी एक लिमिट थी कि अगर आप एनुअली पे कर रहे हैं तो एनुअली में 1 लाख रुपए लिमिट थी आपकी। ठीक है, और अब अगर आप वन टाइम पे कर रहे हैं, वन टाइम पेमेंट में 30,000 लिमिट थी। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट है, ये सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन है 194C। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस ऑन द रेंट ऑफ मशीनरी अंडर सेक्शन 194I। 194I के अकॉर्डिंग अगर हम कोई मशीनरी रेंट पे लेते हैं तो कितना टीडीएस हमें पे करना होगा। उसमें क्या है, हमें 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है, सॉरी पे नहीं डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्धारित वर्ष 2018-19 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के तहत, मतलब 194 के तहत लाभांश के संबंध में उपलब्ध अधिकतम सीमा क्या है जिसपे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। तो डिविडेंड के केस में हमने पढ़ा था, अगर 2,500 तक है तो कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। और एक बार ये 194 है ना, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट सा लग रहा है। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5,000 लिखा है, और आंसर में यहाँ पे क्या है, लिमिट कितनी है डिविडेंड पे, 5,000 है। और यहाँ पे आंसर में लिखा है, 1 मिनट, ये 2,500 लिखा है। इसका आंसर तो सी होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक बार थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। 1 मिनट, मैं डाउट क्लियर करने के लिए एक बार ना आपके सामने गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं। 194 इनकम टैक्स एक्ट, देखिए इसमें ही 5,000 रुपये ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है ना, ये आंसर शीट में कई बार गलत भी हो सकता है। तो आपका आंसर अगर आप आए तो 5,000 ही लगाना है आपको। इसका गलत है आंसर। ठीक है, ये वाला गलत है, ये गलत है, इसका आंसर 5,000 होगा। तो होप गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें ये सारी चीजें हमने कर ली है, बस आपको ये याद करनी है, पूरा टीडीएस पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि टीडीएस बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो जाएगा आपको। तो बस इसमें यही सब था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी है तो डू लाइक और डू शेयर ऑल्सो गाइज। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।